मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, शाहचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना में कार्यरत हूँ। आज हम राष्ट्र शक्ति के तत्व में विशेष रूप से तकनीकी का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने गैर मानवीय तत्व यानी स्थायी तत्वों के रूप में भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया था, और मानवीय, स्थायी और सामाजिक तत्वों में जनसंख्या का हमने अध्ययन किया था। आज तकनीकी यानी विज्ञान का हम अध्ययन करेंगे। एक राष्ट्र के पास श्रेष्ठ तकनीकी ज्ञान से युक्त होना, वह समृद्धशाली आधुनिक सैनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो जाता है। तकनीकी एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल होते हैं, जैसे विधान, शिक्षा, अनुसंधान, व्यक्तिक, सार्वजनिक क्षेत्रों में विकास, प्रबंध, प्रविधि, उत्पादन, सुविधाएं, श्रमिक और मजदूर संगठन। क्विंसी राइट ने सही लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रशिक्षण के रूप में तकनीकी ज्ञान वह विज्ञान है जो आविष्कार और भौतिक संस्कृति की प्रगति को विश्व राजनीति से संयुक्त करता है। यह यांत्रिक पद्धतियों के विकास तथा युद्ध कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा एवं संचार में उनका सहयोग की कला है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज हम कृषि, चिकित्सा, उद्योग, शासन व्यवस्था और शिक्षा का उपकरण, संचार साधन, अर्थव्यवस्था, युद्ध संचालन में तकनीकी शोधों का अपूर्व प्रभाव देखने को मिलता है। प्राचीन काल से तकनीक ने राष्ट्रीय शक्ति की स्थिति को निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसके पास में ज़्यादा तकनीक है वह राष्ट्र उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली कहा गया। राष्ट्र शक्ति अनेक रूपों में प्रभावित होते हैं, जैसे तकनीकी प्रगति राष्ट्र के स्वरूप को बदल देती है। पुराना परंपरावादी समाज और राष्ट्र आधुनिक प्रगतिशील बन जाता है। इससे राष्ट्रों की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। राष्ट्र की आक्रमणकारी शक्ति बढ़ जाती है। राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। आज अपनी तकनीकी प्रगति के कारण ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस की गणना विश्व की महाशक्ति में होता है। आज चीन भी इस कारण आगे बढ़ रहा है। तकनीकी प्रगति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सबसे इसके 3 बिंदु बना सकते हैं हम। पहला जो है सैनिक तकनीक, दूसरा जो है औद्योगिक तकनीक, और तीसरा संचार तकनीक। सैनिक तकनीक के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उस राष्ट्र की जितनी अच्छी सैनिक तकनीक होगी वह अन्य देशों की अपेक्षा कर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा। 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक के अपने विकास काल में यूरोप ने युद्ध तकनीक से इतनी अधिक प्रगति की कि वह पश्चिमी गोलार्ध, अफ्रीका, निकटवर्ती सुदूर पूर्व के देशों की अपेक्षा कहीं बढ़कर थी। 14वीं-15वीं शताब्दी में परंपरागत अस्त्रों में पैदल सेना, आग्नेय सेना, अस्त्र, तोपखाने के जुड़े जाने से शक्ति के वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन उस पक्ष के अनुकूल हो गया जिसने इनका प्रयोग अपने शत्रु से पूर्व प्रारंभ कर दिया था। सामंत और राजा लोग जो घुड़सवारी सेना तथा दुर्ग पर अवलंबित रहे, अब अपनी पहली प्रबल स्थिति को दुर्बल पाने लगे। नए अस्त्रों के सामने अपने को पूर्व स्थिति से विच्छिन्न अनुभव करने लगे। सैनिक तकनीक में परिवर्तन की प्रक्रिया के 2 घटनाएं विशेष रूप से हमारे सामने हैं। एक तो 1315 के में मौरगाटन और 1339 में लाउपन के युद्ध में स्थित पैदल सेना ने सामंतवादी घुड़सवार सेनाओं को विध्वंसपूर्व पराजय प्रदान की थी, जिससे स्पष्ट हो गया कि आम जनता की संगठित पैदल सेना सामंतवाद शाही कीमती घुड़सवार सेना से उच्च होती है। एक और उदाहरण 1449 ईस्वी में फ्रांस के चार्ल्स अष्टम द्वारा इटली पर आक्रमण का रहा। पैदल सेना व तोपखाने द्वारा चार्ल्स अष्टम ने उन गवर्नमेंट इटालियन नगर राज्यों की शक्ति का ध्वस्त कर दिया था जो उस समय तक दीवारों के पीछे सुरक्षित रहा करते थे।
20वीं शताब्दी में युद्ध की तकनीक में 4 नए परिवर्तन दृष्टिगोचर हो गए। इस नई तकनीकी परिवर्तन द्वारा एक पक्ष के विरोधी पक्ष के विरुद्ध कम से कम तत्कालिक लाभ प्राप्त हो गया, क्योंकि विरोधी पक्ष या तो उसे प्रयोग में ना लाए अथवा उनके विरुद्ध बचाव नहीं कर पाए। सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश जहाज़ों के विरुद्ध विशेष रूप से प्रयोग किए गए जर्मनी की पनडुब्बियां थी। इनसे तो ऐसा विदित होने लगा था कि शायद वे जर्मनी के पक्ष में युद्ध के निर्णय का कारण बन जाएगी, किंतु ग्रेट ब्रिटेन ने उनके विरुद्ध जवाब में सशस्त्र रक्षक जहाजी बेड़े का आविष्कार कर लिया। जर्मनी के मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में टैंकों का काफ़ी बड़ी संख्या में तथा केंद्रित रूप में प्रयोग किया, जिससे मित्र राष्ट्रों का विजय के लिए महत्वपूर्ण हुआ। स्थल, जल और वायुसेना का युद्ध संचालन व व्यूह रचना में चातुर्यपूर्ण प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में जर्मनी तथा जापान के लिए उच्चता का कारण बन गया था। पर्ल हार्बर ब्रिटिश व डच द्वारा 1941 व 1942 ईस्वी में जापान के हाथों खाई गई विध्वंसकारी पराजय एक प्रगतिशील फेंकने का साधन रहा। प्रगतिशील शत्रु के प्रहार के सम्मुख तकनीकी पिछड़ेपन की सजा ही थी। अंत में जिन राष्ट्रों के पास अणुशस्त्र तथा उन्हें फेंकने के साधन हैं, वे अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में तकनीकी दृष्टि से बहुत लाभप्रद स्थिति में रहे। अणु प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण के लिए उच्च स्तरीय संनिष्ठ गहन तकनीकी औद्योगिक ज्ञान की आवश्यकता है। अणु प्रक्षेपास्त्रों के आधिपत्य के कारण आज अमेरिका, रूस, चीन की आक्रामक और संहार शक्ति अपरिमित हो गई है। औद्योगिक तकनीकी में विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि के रूप में हम राष्ट्र शक्ति की वृद्धि करते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने की अधिक श्रेष्ठ, सक्षम, सुनियोजित, सुव्यवस्थित तकनीकी प्रक्रिया को ही औद्योगिक ज्ञान का विकास कहते हैं। औद्योगिक विकास का उद्देश्य तकनीकी ज्ञान से उत्पादन क्षमता बढ़ाना
मत का प्रभाव बढ़ा है। तकनीक ने शक्ति के स्वरूप तथा राष्ट्र के मध्य संबंधों में पूर्ण परिवर्तन कर दिया है। वर्तमान में वे ही राष्ट्र शक्ति के उच्च शिखर पर हैं जिन्होंने तकनीकी दृष्टि से काफ़ी उन्नति कर ली है। भारत, चीन जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र होते हुए भी तकनीकी दृष्टि से जापान, जर्मनी, फ्रांस से पिछड़े हुए माना जाता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की दृष्टि से उनका उतना प्रभाव नहीं है जितना जापान, जर्मनी का है। 1970 के दशक में चीन का महत्व और प्रभाव बढ़ने लगा क्योंकि उसने तकनीकी दृष्टि से कतिपय कीर्तिमान स्थापित कर लिए थे। उल्लेखनीय है कि तकनीकी प्रगति का संबंध राष्ट्र की पूरी अर्थव्यवस्था और सामाजिक पद्धति के साथ है। केवल एक दो आणविक परीक्षण करने मात्र से कोई देश तकनीकी दृष्टि से उन्नत नहीं मान लिया जाता है। भारत जैसे देश में आणविक तकनीकी को विकसित करने का एक कुपरिणाम बेकारी में वृद्धि हो सकती है। आणविक तकनीकी के विकास का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अनिवार्य परिणाम यह होगा कि छोटे राष्ट्रों की शक्ति अनेक विशालकाय राज्यों के समकक्ष हो जाएगी, क्योंकि अणु शक्ति क्षेत्रीय विशालता पर निर्भर न होकर तकनीकी ज्ञान पर निर्भर है। परमाणु तकनीक के विकास के फलस्वरूप आज हम अतिमारिकता के युग में रह रहे हैं। चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान आदि परमाणु शक्ति बनने के प्रयत्न कर रहे हैं। नए हथियारों का विकास होते होते अंत में एक स्थिति उत्पन्न होना असंभव नहीं जहां पहुंचकर उस नैतिक श्रेष्ठता का भी कोई अर्थ ना रहे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य मालूम होता हो। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जनसंख्या, भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों के अलावा भी जो हम ये मान सकते हैं कि तकनीकी विज्ञान का भी अपना एक स्थान है और